अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। नौशीन, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, अपनी बेटी को समझा लो। ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दे। कल भी इसने हमारे घर की खिड़की तोड़ दी। मुझे बताओ, क्या अब इसकी उम्र है छोटे बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने की? अरे बाजी, माफ कर दें, छोटी बच्ची है। 18 साल की हो गई है तुम्हारी बेटी। तुम्हारे बेजा लाड ने उसे बिगाड़ा है। अगर उसके साथ देने के बजाय उसे समझाओ तो वो भी सुधर जाए। कल को वो ससुराल जाएगी, अगर इस तरह की हरकतें रही तो वहां पर भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। आलिया साहबा नूर की बातें सुना एक बार फिर से वहां से जा चुकी थी। नूर बेचैनी से किचन में टहल रही थी। ब्लैक जीन्स और बैगी शर्ट में सर पर की कैप पहने वो टॉम बॉय बनी हुई थी। सुन लिया तुमने? आलिया क्या कहकर गई है? क्या करूं मैं तुम्हारा? मुझे समझ नहीं आती। कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें कि मत किया करो ऐसी हरकतें, कि बाद में लोग आकर मुझसे शिकायत लगाए। मैं अगर तुम्हें जरा सा कुछ कह दूं तो तुम्हारा बाप मुझसे लड़ने लगता है। इस घर में मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मगर सब मुझे सुनाकर चले जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो वहीं रखी कुर्सी पर बैठ गईं और फूट फूट कर रोने लगी। अपनी माँ को रोता हुआ देखा तो नूर बहुत ज्यादा घबरा गई। अम्मी, आखिरी गलती समझकर माफ कर दें। वादा करती हूँ दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। बाजी, आप अम्मी को कहो ना, उसने करीब खड़ी सवेरा को कहा, जो उसे गुस्से से घूर रही थी। तुम अभी फिलहाल कमरे में जाओ, तुमसे बाद में आकर बात करती हूँ। सवेरा ने उसे कमरे में भेजा और खुद अम्मी के पास बैठ गई। उसने उनके घुटनों पर हाथ रखा। अम्मी, अभी वो नादान है, अभी उसके अंदर बचपना है, थोड़ा सा वक्त गुजरेगा तो वो समझदार हो जाएगी। 18 साल तो गुजर चुके हैं। क्या तुमने इसमें जरा सी तब्दीली देखी? अभी भी लगता है कि वही 8 साल की छोटी सी बच्ची है, जो लोगों के घरों की बेल बजाकर भागती थी। या अल्लाह, मुझे सब्र अजीम अता फरमा। अम्मी, अगर आप मेरी माने तो इसका रिश्ता तय कर दें। हो सकता है जब जिम्मेदारी सर पर आए तो समझदार हो जाए। तुम्हें लगता है कि कोई इससे शादी करने के लिए तैयार होगा? अरे, इस तरह की लड़कियों से लोग पनाह मांगते हैं। हर औरत को समझदार बहू चाहिए होती है, जो उसको संभाले, उसके घर को जन्नत बनाए। घर के कामों से तो इसकी जान जाती है। एक अंडा बनाना तो इसे आज तक आया नहीं। घर संभालेगी? उन्होंने अपने आंसू साफ करते हुए गुस्से से कहा। और समझा दो अब इस लड़की को, खबरदार, जो इसने घर से बाहर कदम निकाला, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। 2 ही दिनों में पिंडी में मैच स्टार्ट होने वाले थे। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आ चुकी थी। उसने इस मैच को देखने के लिए पहले से टिकट खरीद कर रखी हुई थी। अम्मी की बात सुनकर उसे लगा कि वो अगली सांस नहीं ले पाएगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे कोमल की भी टेंशन हो रही थी। उसने कोमल से वादा किया था कि इस बार हर हाल में वो उसके साथ जाएगी। अगर इस बार भी वो ना जाती तो उसकी दोस्त भी उससे नाराज हो जाती। सुन लिया तुमने अम्मी क्या कह रही हैं? अब अगर तुम घर से बाहर कदम निकालोगी। सवेरा कमरे में आते ही शुरू हो गई। बाजी, वादा करती हूँ दोबारा कोई तमाशा नहीं करूंगी। सिर्फ आखिरी बार मैच देखने के लिए जाने दो। 2 दिनों के बाद एक बहुत ही जबरदस्त मैच होने वाला है। इस बार तो यकीन है कि पक्का पाकिस्तान ही जीतेगा। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अगर अम्मी को पता चला तो वो मेरी जान ले लेंगी। अरे, अम्मी की टेंशन क्यों लेती हो? मैं अम्मी को खुद ही संभालूंगी। बस आप मेरा साथ दीजिएगा। ये कहकर वो जोर से उसके गले लग गई और उसके गालों पर प्यार करते हुए बाहर भाग गई। इकराम साहब की सिर्फ 2 ही बेटियां थीं, सवेरा और नूर। सवेरा हद से ज्यादा समझदार और घर के कामकाज में दिलचस्पी लेने वाली एक सुघड़ लड़की थी, जिसकी न सिर्फ पूरे घर को संभाला हुआ था, बल्कि उसके साथ साथ वो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी करती थी। नौशीन बेगम को कभी भी अपनी बेटी की टेंशन नहीं हुई थी, क्योंकि वो जानती थीं कि उनकी बेटी बहुत समझदार है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की की टेंशन थी, और वो थी नूर। बचपन से बहुत जिद्दी, शरारती। उसने ना सिर्फ नौशीन बेगम के बल्कि पूरे मोहल्ले की नाक में दम किया हुआ था। जब वो छोटी थी तो अपनी उम्र के बच्चों को मार कर भागती थी। खुदा हदायत देता उसके बाबा जान इकराम साहब को, जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही उसको कराटे सिखा दिए थे। और वो खुशबख्त कराटों का सारा जोर अपने मासूम दोस्तों पर निकालती थी। कभी किसी की नाक तोड़ देती तो कभी किसी का सर फोड़ देती। फिर इन बच्चों के वालिदैन शिकायत लेकर नौशीन बेगम के पास आते थे और उन्हें बातें सुना कर जाते थे। वो घर के कामों में तो निकम्मी थी,
पढ़ाई में भी उसकी दिलचस्पी बिल्कुल ज़ीरो थी। बमुश्किल हर जमात में पास होती थी, जबकि उसके मुकाबले में उसकी बड़ी बहन टॉप किया करती थी। जब उसके वालिदैन उसे बड़ी बहन की मिसाल देते, तो वो बेशर्मों की तरह मुस्कुराते हुए कहती थी कि मैंने खुद अपने हिस्से के नंबर इसे दिए हैं। उसने कभी भी अपनी ज़िंदगी को सीरियस नहीं लिया था और ना ही उसने कभी अपने आप को लड़की समझा था। वो हमेशा लड़का बनकर घूमती रहती थी। इस मामले में सिर्फ इकराम साहब ही थे जो अपनी बेटी का साथ देते थे। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस औरत को दोबारा इस घर में आने दूंगी? शौर की आवाज सुनकर नूर अपने कमरे से बाहर निकली, जहां पर उसके वालिदैन बहस कर रहे थे। नुशीन बेगम को अपनी जिठानी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और वही जिठानी कुछ इस साल पहले उन्हें आंखें दिखाकर इस घर से गई थी, वरना इससे पहले तक वो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। और अभी सिकंदर साहब ने फैसला किया था कि वो अपने भाई इकराम साहब के साथ दोबारा मिलकर रहेंगे। नौशीन साहिबा इस बार नहीं मान रही थी। आप समझा दें अपने भाई साहब को कि उनकी अब यहाँ पर कोई जगह नहीं है। वो खुद ही ये घर छोड़कर गए थे, और अब मैं दोबारा उन्हें यहाँ पर आने की इजाजत भी नहीं दूंगी। मेरी अपनी 2 जवान बेटियां हैं, मैं कैसे उनको यहाँ पर रख सकती हूँ? आप जानते हैं कि वो किस कदर बदतमीज लोग हैं, और उनके बेटे, उन्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आ जाता है। एक नंबर के निकम्मे। तायाजान का जिक्र सुनकर नूर के जहन में रमीज का चेहरा घूमने लगा, जो उसका पसंदीदा कजन था और उसकी तरह ही शरारती और कमकल था। बचपन में वो दोनों मिलकर शरारतें किया करते थे, और अब जब उसे पता चला कि वो एक बार फिर से उनके घर में आ रहे हैं, उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। नशीन साहिबा ने जब अपनी बेटी को मुस्कुराते देखा तो उसे गुस्से से डांटते हुए कहने लगी, देखो तो कैसे इस खबीस लड़की के दांत निकल रहे हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें। तुम इसलिए खुश हो रही हो ना कि उन लोगों के साथ मिलकर आवारागर्दी करोगी। अगर मैंने तुम्हें उनसे बात करने की भी इजाजत दे दी तो मेरा भी नाम नौशीन नहीं है। अम्मी, क्या हो गया आपको? मुझे क्यों डांट रही हैं? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आप तो ऐसे डांट रही हैं जैसे मैं उन्हें जबरदस्ती यहाँ पर बुला रही हूँ। ये कहकर वो अपने बाबा के पहलू में जाकर बैठ गई और अपना सर उनके कंधे पर रख दिया। हाँ बिल्कुल, खबरदार जो तुमने मेरी बेटी को डांटा। उन्होंने फौरन से उसकी साइड ली थी। बस यही चीज है जिसने इसको इतना आसमान पर चढ़ाया हुआ है। अगर आप इसकी गलत हरकतों में इसका साथ देने के बजाय इसे डांटते तो मैं देखती हूँ ये कैसे इंसान नहीं बनती। गुस्से से पांव पटकती वो वहां से चली गई। बाबा, वैसे क्या सोचकर आपने इस औरत से शादी की थी? वो जानती थी कि उसकी माँ किचन में खड़ी है और उन दोनों की बातें सुन रही है। बस क्या करूं बेटा, मोहब्बत हो गई थी। इसी मोहब्बत के हाथों मजबूर हो गया था। वैसे आपको भी दाद देनी पड़ेगी बाबा जान। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। सिर्फ आप ही हैं जो मुझे बचा सकते हैं, और मैं जानती हूँ कि इस घर में सिर्फ आप ही हैं जो मेरा साथ देते हैं, वरना बाकी सारे तो मेरे दुश्मन हैं। बेटा, अगर इस बार मार्क्स का सवाल है तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि इस बारे में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हमारी अम्मी ने मुझे सख्ती से इस मामले से निकल जाने को कहा है। बाबा जान, आप क्यों भूल जाते हैं? आप इस औरत के शौहर हैं। आपको रोक जमा कर कुछ भी करवा सकते हैं। उसने उन्हें जोश दिलाने की कोशिश की। तो बेटा, आप क्या चाहती हैं? मैं अपनी मोहब्बत से होशियारियां करना शुरू कर दूं? बाबा प्लीज ना, सिर्फ आखिरी बार, दोबारा फिर कभी भी आपको परेशान नहीं करूंगी, वादा करती हूँ। अगली बार बहुत सारी मेहनत करूंगी, मगर इस बार क्या करूं, 2 पेपर्स में फेल हो गई हूँ। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि अभी फाइनल्स नहीं हुए, हमारे प्री बोर्ड हुए थे और मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल हो गई हूँ। प्रिंसिपल साहिबा ने पेरेंट टीचर मीटिंग भी रखी है। आप प्लीज प्रिंसिपल साहिबा से बात कर लें, क्योंकि अगर उन्होंने अम्मी जान को कॉल कर ली फिर बहुत बड़ा दंगा फसाद मचेगा। फिर वो जालिम औरत मुझ पर जुल्म करेगी। आप चाहते हैं आपकी मासूम बेटी पर तशद्दुद हो? तो मेरी मासूम बेटी को वैसे काम ही नहीं करने चाहिए कि बाद में मार का डर हो। उन्होंने प्यार से उसके गाल खींचते हुए कहा, बाबा जान, आप मेरी स्कूटी कब तक आ रही है? आपने वादा किया था आप मुझे इस महीने लेकर देंगे। बस कल तक वो रेडी हो जाएगी और यहाँ पर पहुंच जाएगी। उन्होंने उसे एक नई खुशखबरी दी थी। वो पुरजोश अंदाज में उनके गले लग गई। उन्होंने प्यार से उसके माथे पर बोसा दिया।
اکرام صاحب کے لیے نور ہی ان کا سب کچھ تھی۔ وہ اس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کر دیتے تھے، کیونکہ وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ ان کی بیٹیوں کے نصیب کیسے ہوں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنی بیٹی کو زمانے بھر کی خوشیاں دیں۔ اگلے دن سکوٹی اس کے گھر میں آ چکی تھی۔ وہ بہت زیادہ پرجوش تھی، جبکہ نوشین بیگم کا پریشانی کے مارے برا حال تھا۔ میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ آپ نے اس کو یہ خرافات خرید کر نہیں دینی۔ آپ دیکھیں، ہر دوسرے دن یہ کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ کروا کے بیٹھی ہوگی۔ کیا کرتی ہو بیگم؟ کبھی تو اچھا بول لیا کرو، قبولیت کے وقت کا پتہ نہیں ہوتا۔ کیوں اپنے ہاتھوں مصیبت نازل کروانے پر تلی رہتی ہو؟ اکرام صاحب کو بیوی کی بات پسند نہیں آئی تھی، اس لیے فوراً سے اسے ڈانٹ دیا۔ آپ کا داؤ ہمیشہ مجھ پر ہی چلتا ہے۔ اگر مجھے ڈانٹنے کے بجائے اسے سمجھائیں تو ہم ہر طرح کی مصیبت سے بچ جائیں گے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر اس کو کچھ بھی ہوا تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہوں گے۔ انہیں دھمکی دیتی ہوئی وہ وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ وہ اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہو کہ اسے آج سے 2 سال پہلے انہوں نے اسے موٹر بائک چلانا سکھایا تھا، پھر بعد میں انہوں نے کار لے لی۔ وہ ڈرائیونگ کرنا بھی جانتی تھی۔ کافی دنوں سے وہ خواہش کر رہی تھی کہ اسے ایک اسکوٹی خریدنی ہے، اور اب اکرام صاحب نے اس کی یہ آرزو بھی پوری کر ہی دی تھی۔ وہ اسے ہدایت کر رہے تھے کہ بہت ہی احتیاط سے چلانا، زیادہ رش والی جگہ پر نہیں جانا، اور نہ ہی کسی کے ساتھ ریس لگانی ہے تم نے۔ اگر تمہیں کچھ ہوا تو تمہاری ماں مجھے نہیں چھوڑیں گی۔ ارے بابا، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ دنیا کے سب سے بیسٹ پاپا ہیں۔ اگلے دن اسٹیڈیم میں میچ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بہت رش ہوگا، مگر اس کے باوجود اس نے اسکوٹی پر اکیلے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اس کی امی اس کی خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ ان کی طبیعت بہت خراب تھی، اس لیے وہ ان کی تیمارداری کرنے کے لیے گئی تھی۔ سویرا کو آفس سے چھٹی تھی، وہ اپنے کمرے میں بیٹھی آفس کا کام کر رہی تھی۔ میں میچ دیکھنے جا رہی ہوں، 3 گھنٹوں بعد واپس آ جاؤں گی۔ تم اندر سے دروازہ اچھے سے بند کر دینا۔ سویرا نے چشمہ نیچے کر کے اسے گھورا۔ کس کی اجازت سے تم باہر جا رہی ہو؟ کیا ماما یا بابا کو اس بارے میں پتا ہے؟ میں نے سنا تھا کہ بڑی بہن بھی ماں جائی ہوتی ہے۔ تمہیں بتا دیا؟ تو اس کا مطلب ہے میں نے انہیں اپنی ماں کو بھی بتا دیا ہے، اس نے خباثت سے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر سویرا کی سنے بغیر ہی گھر سے باہر نکل گئی۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا، اس نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا اور لیپ ٹاپ پر جھک گئی۔ فی الحال اسے ایک بہت ہی امپورٹنٹ فائل تیار کرنی تھی۔ وہ فل سپیڈ میں اسکوٹی چلا رہی تھی۔ آس پاس سے گزرتے ہوئے لوگ اسے فکر مندی سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ اگر اس حالت میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو اس کے بچنے کی کوئی امید بھی نہیں تھی۔ وہ اپنی لائن سے ہٹ کر چل رہی تھی۔ اچانک ہی ایک کالے رنگ کی بڑی سی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ اس نے بر وقت بریک لگائے تھے، مگر اس کے باوجود بھی اسکوٹی اس گاڑی سے جا کر ٹکرائی۔ ہاشم شاہ، جو کہ تھوڑی دیر پہلے ہی ایک نئی گاڑی نکلوا کر آ رہا تھا، اب اس گاڑی کی خراب ہوتی ہوئی حالت دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا، بونٹ پر ڈنٹ پڑ چکا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اس کو فی الحال اپنی اسکوٹی کی ٹینشن ہو رہی تھی، جس کا آگے سے سارا نقشہ بگڑ چکا تھا۔ مسٹر، یہی سوال مجھے آپ سے کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو گاڑی چلانے کا پتہ نہیں ہے تو کیوں اتنی بڑی گاڑی لے کر گھوم رہے ہیں؟ اپنے گھر میں کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ محترمہ، اپنے یہ مشورے اپنے پاس رکھیں، یہاں میری نہیں بلکہ آپ کی غلطی ہے۔ ایک تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ون وے روڈ ہے، اور دوسرا آپ اپنی لائن سے ہٹ کر چل رہی ہیں۔ میں نے یہ نئی گاڑی لی تھی، اب اس کا جو نقصان ہوا آپ ہی اس کے پیسے دیں گی۔ او ایکسکیوز می مسٹر، پیسے تو آپ کو مجھے دینے چاہیے، میں نے نئی اسکوٹی لی تھی اور آپ نے اس کی حالت بگاڑ دی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک پتھر اٹھا لیا۔ ہاشم شاہ کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا۔ بیوقوف لڑکی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اگر آپ نے میری اسکوٹی کے پیسے نہ دیے تو میں آپ کی گاڑی کا شیشہ توڑ دوں گی۔ اس نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، غلطی تمہاری ہے لڑکی۔ خاموشی سے اپنی غلطی مانو اور مجھ سے معافی مانگو، ہو سکتا ہے میں تمہارے پیسے معاف کر دوں۔ ہاشم شاہ نے ہاتھ لپیٹتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ شاید وہ نور کی فطرت اور اس کی حرکتوں سے واقف نہیں تھا۔ محترم، لگتا ہے کہ آپ اس طرح نہیں مانیں گے۔
मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, मेरी स्कूटी के पैसे निकालिए, वरना मैंने ये पत्थर मारकर आपकी गाड़ी का शीशा भी तोड़ देना है। जब हाशिम ने इनकार किया तो उसने वो पत्थर जोर से गाड़ी के फ्रंट शीशे पर मारा, जो चकनाचूर हो गया। हाशिम शाह को खुद सोचने संभलने का मौका ही नहीं मिला था। इससे पहले कि वो अपनी स्कूटी पर बैठकर वहां से फरार हो चुकी थी। हाउ डेयर यू, रुको तुम, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, वो पीछे से चिल्लाया, मगर तब तक वो उसकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। स्कूटी लगने के साथ साथ उसकी टांग भी गाड़ी से जाकर टकराई थी। फिलहाल उसे अपनी टांग में शदीद तकलीफ का एहसास हो रहा था। इसके बावजूद भी उसने स्टेडियम में जाकर पूरा मैच देखा था। जब रात को वो घर वापस आई, काफी देर हो चुकी थी। इकराम साहब और नशीन बेगम परेशानी से लाउंज में टहल रहे थे। बेटी की हालत देखकर उनके दिल को कुछ हुआ। नशीन बेगम, जो उसे डांटने का इरादा रखती थी, उसकी ये हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगी और अपने शौहर से शिकायत करते हुए कहने लगी, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि इसको ये खराफात लेकर मत दें। कैसे देखा, इसका एक्सीडेंट हो गया ना। अगर इसे कुछ हो जाता। उन्होंने उसे अपने गले से लगाया। फिलहाल रोने धोने का वक्त नहीं है, जल्दी से इसकी मरहम पट्टी करो और इसके लिए दूध लाओ। वो जानती थी कि सारी गलती उसकी अपनी है, इसके बावजूद भी उसने सारा इल्जाम उस गाड़ी वाले पर डाल दिया था और उसको अपने घर वालों के सामने बैठकर गालियां दी थी। उसके घर वाले भी कुछ भी जाने बगैर हाशिम शाह को कोस रहे थे। बस, आज के बाद तुम इस घर से कदम बाहर नहीं निकालोगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। सवेरा, अब अगर तुम इसे घर से बाहर निकलता हुआ देखो तो तुम मुझे कॉल करना, फिर मैं खुद ही इससे निपट लूंगा। इकराम साहब ने संजीदगी से कहा। उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। उसे लग रहा था हर बार की तरह वो अपने बाबा जान को अपनी बातों में फंसा लेगी, मगर इस बार वो गलत थी, क्योंकि उनके लिए अपनी बेटी की जिंदगी सबसे अहम थी और वो अब किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। ठीक है बाबा जान, आप बेफिक्र हो जाएं, सवेरा ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंची तो हाशिम साहब का मूड बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था। छोटी छोटी बात पर सब लोगों को डांट रहे थे। जब वो उनके ऑफिस में दाखिल हुई तो परेशानी से बोली, क्या हुआ है, आज ठीक तो हो। उसका लहजा काफी दोस्ताना था। मैं फिलहाल बहुत गुस्से में हूँ, मुझसे बात मत करो, मैं फिलहाल किसी से भी मिलना नहीं चाहता, उसने दो टोक अंदाज में कहा और हाथ से बाहर जाने का इशारा किया। वो ना सिर्फ इसकी एम्प्लॉय थी बल्कि उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी और उसकी कजन भी थी। हाशिम उसके तायाजान का बेटा था, मगर उसने अपने माँ बाप को ये बात नहीं बताई थी कि वो उसकी कंपनी में काम कर रही है। वो जानती थी कि दोनों खानदानों के दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं। वो नहीं चाहती थी कि इन इख्तलाफात की जिद में वो बच्चे भी आए। मैं यही तो तुमसे पूछ रही हूँ कि आखिर तुम्हें किस चीज पर गुस्सा है। बस यार, कल एक बदतमीज लड़की से पाला पड़ गई, उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। एक तो उसने मेरी गाड़ी को तोड़ा, ऊपर से मुझसे बदतमीजी की, अपनी खटारा स्कूटी के लिए मुझसे पैसे मांगने लगी। जब मैंने पैसे देने से इनकार किया तो मेरी गाड़ी का शीशा तोड़कर भाग गई। वो वाकई बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। सवेरा ने गौर नहीं किया था, इस तरह की कोई कहानी उसकी बहन ने भी कल उसे सुनाई थी। अगर वो गौर करती तो उसे सारी हकीकत समझ में आ जाती और उसे पता भी चल जाता कि इस वाक़े में सारा कसूर किसका है। यार, क्यों ना किसी वजह से अपना मूड खराब कर रहे हो, बस छोड़ो, दफा करो। इंसान का पाला कई बार ऐसे घटिया लोगों से पड़ जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार हम उन लोगों की वजह से अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हात को जाया कर दें। वो उसको काफी हद तक रिलैक्स कर चुकी थी। अच्छा, ये सारी बातें छोड़ो और मुझे बताओ कि तुम कब शादी कर रही हो। जब तक मुझे पता चला कि सरमद पाकिस्तान में आ चुका है, वो जानता था कि उसका कजन सवेरा यूनिवर्सिटी के ज़माने से ही अपने क्लास फेलो के साथ रिलेशनशिप में है। वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, मगर पिछले कुछ अरसे से सरमद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क के सिलसिले में मुल्क से बाहर गया हुआ था और अब कुछ ही दिन में वापस आया था। हाँ, मेरी उससे बात हो गई है, कुछ ही दिनों में वो अपने पेरेंट्स को मेरे घर में रिश्ते के लिए भेज देगा। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में तुम्हारी शादी पर आऊंगा, अगर तुम मुझे खुद कार्ड देने के लिए आओगी। अगर तो तुमने किसी और के हाथों मेरे लिए कार्ड भिजवाया
तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। या तो अंकल आएंगे या फिर तुम्हारे घर का कोई फर्द आएगा। उसकी अनोखी सी फरमाइश थी। हाँ, बेफिक्र हो जाओ, मैं खुद ही तुम्हें कार्ड देने आऊंगी। आखिर को तुम मेरे सबसे स्पेशल कजन हो और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हो। उसने बाईं आंख मारते हुए कहा, तो वो खुद भी खिलखिला कर हंस पड़ा। तो दोनों ही के बाद सरमद के पेरेंट्स रिश्ता लेकर उसके घर आए थे। उसके वालिदैन को सरमद बहुत पसंद आया था और अपनी बेटी के मामले में बहुत अच्छा लगा था। बहुत ही खुशगवार माहौल में दोनों का रिश्ता तय हो गया था। हाशिम और सवेरा में 5 साल का फर्क था, जबकि वो नूर से 8 साल बड़ा था। जब वो लोग इकराम साहब का घर छोड़कर गए, तब हाशिम की उम्र 15 साल थी, जबकि नूर 7 साल की थी। फिर वो आला तालीम हासिल करने के लिए मुल्क से बाहर चला गया। तकरीबन 10 साल गुजारने के बाद वो दोबारा से पाकिस्तान वापस आया था। नूर को तो ठीक तरह से अपने बड़े कजन की शक्ल भी याद नहीं थी, क्योंकि वो और रमीज एक ही स्कूल में पढ़ते थे और बाद में फिर एक ही कॉलेज में पढ़ते रहे। इस वजह से उनकी आपस में अच्छी बातचीत थी। कभी कभार सवेरा जब नूर को कॉलेज से लेने जाती तो रमीज से मिल लेती, क्योंकि उनके कॉलेज में को एजुकेशन थी। हाशिम ने बाहर से डिग्री हासिल करके पाकिस्तान में अपनी कंपनी खोली थी और फिर कुछ ही अरसे में अपनी काबिलियत की वजह से अपनी कंपनी को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। सवेरा जब उसकी कंपनी में नौकरी करने के लिए गई, उसने सवेरा के डॉक्यूमेंट देखे तो उसे हैरत का झटका लगा। बेसाख्ता उसने नजरें उठाकर देखा तो शक्ल भी जानी पहचानी लगी। तब उसे पता चला कि ये उसकी कजन है। उसने बाकी घर वालों के बारे में पूछा। सवेरा ने उस दिन नूर का सरसरी सा जिक्र किया था। उसने भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी और यूं वो उसके ऑफिस में जॉब करने लगी। उन दिनों नूर भी खामोश खामोश थी। ना तो वो ज्यादा किसी से बात कर रही थी और न ही ज्यादा शरारतें कर रही थी, क्योंकि उसके बाबा उससे नाराज हो चुके थे और अपने बाबा की नाराजगी उसके लिए बहुत तकलीफदेह साबित हो रही थी। रात के वक्त वो उनके कमरे में गई, उनके कदमों में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। नूर, अगर तुम ये सब कुछ इसलिए कर रही हो कि मैं तुम्हें दोबारा से बाहर भेजूंगा, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुमने 2 महीने इस घर के अंदर ही गुजारने हैं। उन्होंने आंखों पर हाथ रखे हुए ही उसे सख्त लहजे में कहा। बाबा जान, मुझे यहाँ से कहीं भी नहीं जाना, लेकिन आप मुझसे नाराज मत हो। आपकी नाराजगी मेरा दिल चीर रही है। वो सिसकियां लेते हुए रोने लगी थी। इकराम साहब फौरन से उठकर बैठ गए और उसके सर पर हाथ रखते हुए कहने लगे, चलो ठीक है, खामोश हो जाओ। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। आप सच कह रहे हैं ना? आप मुझसे नाराज नहीं हैं? हाँ बिल्कुल, मैं सच कह रहा हूँ। वो एक बार फिर से उनके गले लग गई। क्या ताया जान वाकई हमारे घर में रहने के लिए आ रहे हैं? उसने डरते डरते अपने बाबा जान से सवाल किया, क्योंकि आजकल इस मौजू पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते थे। नहीं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है और अब ना ही मैंने कोई ताल्लुक रखना है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी रमीज से बातचीत होती रहती है, बस तुम भी उससे बातचीत बंद कर दो। मगर बाबा, ऐसा हुआ क्या है? उसने पूछना चाहा। इकराम साहब ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। उसी वक्त नौशीन बेगम भी कमरे के अंदर दाखिल हुई थी। तो फिर से तो घर से बाहर जाने के बारे में नहीं सोच रही ना? अम्मी, ऐसा नहीं है, खामोशी से कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। सवेरा की शादी के दिन करीब आ रहे थे और इसके साथ साथ उसका दिल भी घबरा रहा था। वो जानती थी कि वो इस घर में अकेली रह जाएगी। बिलाशुबा सवेरा के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी और ना ही वो दोनों ज्यादा एक दूसरे से बातचीत करती थी, मगर इसके बावजूद भी उसकी मौजूदगी नूर को सुकून देने के लिए काफी थी। क्या तुम कहना चाहती हो? सवेरा देख रही थी कि वो बार बार कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है, मगर फिर खामोश हो जाती है। हम ताया जान के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे क्यों नहीं कर लेते? मुझे रमीज और बाकी कजन बहुत अच्छे लगते हैं। ताई जान ने फिर से अम्मी जान के साथ बदतमीजी की है। इस बार उन्होंने अम्मी जान को बहुत बातें सुनाई हैं। बाबा जान ने वो सारी बातें अपने कानों से सुनी हैं, इसलिए वो मना कर रहे हैं। वो गहरी सांस लेकर खामोश हो गई और एक बार फिर से सोने के लिए लेट गई। दिन तेजी से गुजरते चले जा रहे थे। दोबारा उसने घर से बाहर कदम नहीं निकाला था, बल्कि वो घर में ही रहकर पेपर की तैयारी करती थी या फिर ऑस्ट्रेलियन तोतों के साथ बातें करती रहती थी। अब उसने थोड़ी सी घर में भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी और नौशीन बेगम के लिए ये बहुत ही खुशी की बात थी। एक दिन वो गहरी नींद सो रही थी
जब सवेरा परेशानी के आलम में कमरे में दाखिल हुई और उसके ऊपर से चादर खींचकर उतार दी। जल्दी से उठो, क्या हुआ है, क्यों वावेला मचाया हुआ है? सवेरा मायूं बैठ चुकी है और अब घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। मगर उसे अपने बॉस को भी कार्ड भेजना था। उसके बाद उसके सामने ये शर्त रखी थी कि या तो वो खुद आएगी या फिर घर के किसी फर्द को भेजेगी। और अब चूंकि बाबा जान उन लोगों से नाराज हो चुके थे, इसलिए उसे नूर को ही वहां पर भेजना था। जल्दी से कार्ड पकड़ो और मेरे बॉस को देकर आ जाओ। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं घर से बाहर कदम नहीं निकालूंगी। बाबा जान ने मुझे मना किया है, वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। ये कहकर उसने दोबारा से चादर ऊपर तान ली। सवेरा ने वो चादर एक बार फिर से खींची। प्लीज ये मेरे हाथ देखो, तुम मेरी ये बात मान लो, बदले में मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। तुम मुझे जो बोलोगी वो करूंगी, जो मांगोगी वो दूंगी। ऐसा क्या है तुम्हारे बॉस में जो तुम उसे इतना प्रोटोकॉल दे रही हो? वो हमारे ताया। सवेरा बोलते बोलते रुक गई। चौंका नूर उस वक्त कच्ची नींद से जागी थी, इसलिए उसका दिमाग ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था। अगर बाबा जान को पता चल गया तो? फिक्र मत करो, इस बार मैं उनको संभाल लूंगी। इस बार तुम पर कोई बात नहीं आएगी। तुम उन्हें जाकर अपना नाम बताना, वो तुम्हें बॉस के कमरे में भेज देंगे। बस तुमने उन्हें शादी पर आने के लिए दावत देनी है और तुमने उन्हें मेरा सलाम देना है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि जितनी इज्जत तुम उस बॉस की करती हो, इतनी इज्जत तुम अपने शौहर की भी करती होगी। सवेरा ने जोर से उसके कमर पर थप्पड़ मारा और वो किराह कर रह गई। ठीक है, जा रही हूँ। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने उसका नाम सुनकर उसे कमरे में जाने की इजाजत दे दी थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल होने लगी, उसकी नजर अलमारी के करीब खड़े एक शख्स पर पड़ी जिसकी उसकी तरफ पुश्त थी, मगर इसके बावजूद भी वो पहचान चुकी थी। कार्ड उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने बेसाख्ता सोचा। किसी शख्स की गाड़ी का बोनट उसने तोड़ा था और फिर उसके साथ शीशा तोड़कर भागी थी। वो शख्स उसकी बहन का बॉस निकला था। वो वहां से जाने ही लगी थी कि दरवाजा खुला और हाशिम शाह बाहर निकला। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो उसे देखकर हलक के बल चिल्लाया था। वो पीछे की तरफ हटी जहां पर एक गुलदान पड़ा हुआ था। उसका हाथ गुलदान से टकराया और वो जमीन पर गिर गया। लाखों का वो गुलदान उस वक्त टुकड़े टुकड़े हो चुका था। हाशिम शाह ने बेसाख्ता अपनी कंपटी पर हाथ रखकर उसे मसला। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। वो अपने ऊपर काबू पाने की नामुमकिन कोशिश कर रहा था। उसने खुद से वादा किया था कि अब जब भी वो लड़की उसके सामने आई, वो उसे जान से मार देगा। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो दांत पीसते हुए बोला। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, हाशिम उसका बाजू पकड़कर उसे ऑफिस के अंदर खींच चुका था। जब तक तुम मेरे दोनों नुकसान नहीं भरोगी, तब तक मैं तुम्हें यहां से नहीं भेजूंगा। आपका नुकसान कितना है? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, जबकि हकीकत तो वो भी जानती थी कि इस वक्त उसकी जेब में सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए पड़े थे, जो कल बड़ी मुश्किल से उसने सवेरा से लिए थे। और आज की डील के लिए भी उसने सवेरा से 5000 मांगे थे, जो घर जाकर उसे मिलने थे। गाड़ी पर मैंने 50,000 रुपए लगाए थे, जबकि गुलदान की कीमत 2 लाख है, तो हमारा तकरीबन 2.5 लाख बनता है। मगर तुम्हारे साथ डिस्काउंट करूंगा, तुम 2 लाख की कीमत मुझे दे दो। उसे लगा था कि उसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया, और इतनी बड़ी रकम उसने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखी थी। ये बात सच थी कि उसका बाप अमीर था, मगर वो खुद गरीब थी, और ये उसका अपना कहना था। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ठीक है, फिर अब तुम यहाँ पर कैद रहोगी। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे कैद नहीं रख सकते। मैं अगर चाहूं तो तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकता हूँ। मैं तुम पर इल्जाम भी लगा सकता हूँ कि तुम मेरे ऑफिस में चोरी करने के लिए आई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलती, कमरे का दरवाजा एक जोरदार आवाज से खुला और रमीज कमरे के अंदर दाखिल हुआ। अरे, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो प्यारी कजन? यार कसम से तुम्हें बहुत याद किया मैंने। काफी अरसे के बाद तुमसे मुलाकात हो रही है। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, इस बात की तरफ तवज्जो दिए बगैर कि वहां पर क्या चल रहा है। वो मैं यहाँ पर शादी का कार्ड देने के लिए आई थी। अपने कजन को देखकर उसे खुशगवार सी हैरत हुई और उसके साथ ही उसकी गर्दन भी गरूर से तन गई। मगर ये इंसान मुझे यहाँ पर मिल गया, मुझसे पैसे मांग रहा है।
उसने अधूरी बात कही तो हाशिम शाह ने उसे गुस्से से घूरा। तुम पूरी बात क्यों नहीं बताती हो? और रमीज तुम इसे कैसे जानते हो? अरे भाई आपको पता नहीं, ये चचा जान की बेटी है, उनकी सबसे छोटी और लाडली बेटी। और इसके साथ साथ ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। हम दोनों बचपन से मिलकर शरारतें किया करते थे। ओ, हाशिम ने अपने होंठ सीटी की शेप में घुमाते हुए कहा, तो ये है वो लड़की जिससे सारा खानदान ही तंग है। वैसे जिस तरह की इसकी हरकतें हैं, इसे घर पर ही रहना चाहिए। आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं यहाँ से चलती हूँ। वो गुस्से से दांत पीसती हुई वहां से निकलने ही लगी थी कि हाशिम शाह ने बेसाख्ता उसकी बाजू पकड़ ली। पहले पैसे तो देती जाओ, आपको शर्म नहीं आती अपने रिश्तेदार से पैसे मांगते हुए? उसने हाशिम का हाथ अपने बाजू से हटाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से कहा, मैं आपके चचा की बेटी हूँ और आप मुझी से पैसे मांग रहे हैं? वैसे मुझे आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। रमीज, 2 लाख इनके मुंह पे मारो। इसने यूं कहा जैसे वो 2 लाख की नहीं बल्कि 2 रुपयों की बात कर रही हो, जबकि रमीज होंकों की तरह उसके चेहरे को देखने लगा। वो खुद यहाँ पर अपने भाईजान से पैसे मांगने के लिए आया था, उसकी यूनिवर्सिटी का ट्रिप जा रहा था। क्या हो गया है आपको? क्यों छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं? हाशिम कुछ बोलने ही लगा था कि रमीज ने उसे वहां से जाने का इशारा किया। उसे भी इस इशारे की ही देर से कम जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। उसकी सांस बुरी तरह से फूली हुई थी, जबकि उसका दिल बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया था। शुक्र है अल्लाह जी, आज बच गई, वरना इस इंसान ने तो मुझे जिंदा निगल लेना था। हाशिम का वसीला चेहरा एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने घूम गया और वो झुरझुरी लेकर रह गई। घर जाकर उसने सवेरा को बहुत बातें सुनाई, जबकि उसकी कहानी सुनकर सवेरा हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, वहां पर मेरी जान पर बन गई थी। मुझे तो लग रहा था कि वो इंसान आज मेरे कोफ्ते बनाकर खाएगा। वो तो शुक्र है कि रमीज वहां पर चला आया। और खबरदार, जो दोबारा कभी तुमने मुझे अपने किसी काम से अपने उस खड़ूस बॉस के पास भेजा। रात का वक्त था। वो किचन में खड़ी अपने लिए खाना गर्म कर रही थी। नौशीन साहिबा इस गुस्सा कर रही थी क्योंकि उसने उनके जहेज का कीमती सेट तोड़ दिया था। जब अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन आ गया? इकराम साहब लाउंज में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने जाकर दरवाजा खोला। सामने ही सिकंदर साहब खड़े थे। एक झटके थे, वो अपने भाई के सीने से लग गए। वो फूट फूट कर रोने लगे। इकराम साहब, जिन्होंने सोचा था कि वो कभी भी अपने भाई से बात नहीं करेंगे, उनके सीने पर लगने पर खुद ही पिघल गए थे। जवेरिया साहिबा भी घर के अंदर दाखिल हुई और अपनी देवरानी के सामने हाथ जोड़ दिए। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। रमीज और नूर हैरानगी से एक दूसरे को देख रहे थे। तुम्हारी अम्मी को एकदम से क्या हो गया है? मुझे तो लगता है उन्होंने कोई नशा वशा किया हुआ है। रमीज ने उसे गुस्से से घूरा। इस वक्त तो मेरी माँ के बारे में बात कर रही हो लड़की, जरा जुबान संभाल कर। वो मैंने कौन सा उन्हें गाली दी है? इससे पहले कि वो दोनों शुरू हो जाते, हाशिम शाह की आवाज पर खामोश हो गए। तुम दोनों फिर से लड़ने मत बैठ जाना। और तुम्हारा हिसाब अभी भी रहता है, बल्कि ऐसा करता हूँ, मैं ताया जान से वो पैसे ले लेता हूँ। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा हाशिम भाई, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं लड़की। गुस्से से कहकर वो वहां से हट गया। तुम्हारा तो सारा खानदान ही पागल है। उसने रमीज को देखकर एक बार फिर से उसके खानदान का लुकमा दिया था। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ा था, मगर वो फौरन से अपने बाबा के पीछे जाकर छुप गई। बहुत ही खुशगवार माहौल में खाना खाया गया था। जवेरिया साहिबा की अपनी जिठानी से नहीं बनती थी और ये सब कुछ उनकी बहन की वजह से था। हमेशा उन्होंने अपनी बहन की बात सुनी थी। इस बार भी अपनी बहन की बात मानकर वो अपनी भांजी का रिश्ता करने जा रहे थे कि उन्होंने अपनी बहन की बातें सुन ली, जो उनकी पीठ पीछे उन्हें जलील कर रही थी और उनका मजाक बनाते हुए कह रही थी, जवेरिया जैसी बेवकूफ औरत मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखी। उसने हमेशा आंखें बंद करके मेरी बात का यकीन किया, और तो और मेरी वजह से अपनी इतनी अच्छी देवरानी से भी अलग हो गई। तब जवेरिया बेगम को एहसास हुआ कि जिस औरत की सारी जिंदगी वो बात मानती आई हैं, वो औरत उनके बारे में इस कदर घटिया सोच रखती है।
انہوں نے آمنہ بیگم کے ساتھ بھی صرف اور صرف اسی وجہ سے بگاڑ کر رکھی تھی کیونکہ ان کی بہن انہیں بھڑکاتی رہتی تھی۔ اب انہیں آمنہ بیگم کے سارے احسانات یاد آ رہے تھے۔ اس بار انہوں نے معافی مانگنے میں دیر نہیں کی۔ سب سے پہلے اپنے شوہر سے جا کر معافی مانگی اور پھر اپنی دیورانی کے گھر چلی آئیں۔ کسی نے ٹھیک کہا ہے، انسان اس وقت ہی سنبھلتا ہے جب اسے ٹھوکر لگتی ہے۔ جویریہ بیگم کو بھی ٹھوکر لگ چکی تھی، لیکن خدا کا شکر تھا کہ ٹھیک وقت پر لگی تھی، ورنہ اگر وہ اپنی بھانجی کو اپنے گھر لے آتی تو شاید ساری زندگی پچھتاوے میں رہ جاتی۔ دونوں خاندان ایک بار پھر سے جڑ گئے تھے۔ بھائی صاحب، میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس رشتے کو مزید مضبوط کر دیں۔ انہوں نے ایک نظر نور کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ اکرام صاحب ان کی بات کا مفہوم سمجھ گئے تھے۔ جویریہ بیگم کی کسی نہ کسی حد تک جانتی تھی، مجھے تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ میرے لیے تو یہ اعزاز کی بات ہوگی۔ اکرام صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، رمیز اور نور کی منگنی طے کر دیتے ہیں۔ ہاشم شاہ کو زوردار کھانسی شروع ہو گئی۔ نور نے جلدی سے پانی کا گلاس اس کے حوالے کیا، جس کو وہ ایک ہی سانس میں پی گیا۔ کیا ہوا بیٹا، تم ٹھیک تو ہو؟ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ ایکسکیوز کر کے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ آمنہ بیگم نے نور کو بھی کمرے میں جانے کے لیے کہا۔ وہ منہ بناتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی تک تو اس نے ٹھیک طرح سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، مگر میری بچی ابھی اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہے، وہ ابھی بہت چھوٹی ہے۔ آمنہ بیگم نے فوراً سے اپنی بیٹی کی سائڈ لی تو جویریہ بیگم انہیں سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، ہم کون سا کل ہی ان دونوں کی شادی کر رہے ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ وہ دونوں ایک مضبوط رشتے میں بن جائیں تاکہ کوئی بھی ادھر ادھر نہ دیکھے۔ بھابھی، وہ باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن میری نور ابھی بہت چھوٹی ہے، میں نہیں چاہتی کہ اسے کسی بڑی ذمہ داری میں ڈالوں۔ ارے، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی بچی پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالوں گی۔ وہ جتنی عزیز آپ کو ہے اتنی ہی عزیز مجھے بھی ہے، اور ساتھ میرے گھر میں ویسے بھی نوکروں کی ایک بڑی فوج ہے، اسے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، وہ وہاں پر بہت آرام سے رہے گی۔ آپ فکر مت کریں، آپ کی بیٹی میرے گھر میں راج کرے گی۔ انہوں نے اپنی دیورانی کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ اس دوران رمیز بھی مکمل طور پر خاموش بیٹھا ہوا تھا، کسی نے بھی اسے اس گفتگو میں شامل نہیں کیا۔ جب وہ سب لوگ لاؤنج میں جمع ہوئے تو پتہ چلا کہ ہاشم وہاں سے چلا گیا ہے۔ جویریہ صاحبہ کو حیرت ہو رہی تھی کیونکہ وہ بغیر بتائے ہی وہاں سے آ گیا تھا۔ اگلے دن وہ ان کے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ امی، آپ یہ منگنی توڑ دیں، اس نے غصے سے کہا۔ بیٹا، اب ہم خاندانوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، تم کیوں ٹینشن لے رہے؟ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید وہ اس وجہ سے بات کر رہا ہے۔ امی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے ایک لڑکی پسند آئی ہے اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں، تو میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ میں رشتہ لے کر جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو امی، میں نور کی ہی بات کر رہا تھا، دراصل مجھے نور سے محبت ہو گئی ہے۔ تو بیٹا، تم نے مجھے پہلے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ اب تو میں ان سے بات بھی کر چکی ہوں، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے رمیز اور نور ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے۔ امی، مجھے نہیں پتا، مجھے ہر حال میں وہ لڑکی چاہیے اور میں ہر حال میں اس سے شادی کروں گا۔ اگر آپ میرا اس سے نکاح نہیں کروائیں گی تو میں اسے گھر سے اٹھوا کر اس سے نکاح کر لوں گا۔ اپنی بات کہتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا۔ جویریہ صاحبہ اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا دیا، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ دوسری طرف سرمد، جس نے محبت کے بے تحاشا دعوے کیے تھے اور جس نے اس لڑکی کو محبت کی دنیا میں آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ امریکہ فرار ہو گیا تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے ہی اکرام صاحب کو اس بارے میں خبر ملی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ساتوں آسمان ان کے سر کے اوپر آ گرے ہیں۔ بدنامی سے زیادہ انہیں اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی اس شخص سے بہت محبت کرتی ہے۔ جب سویرا کو یہ خبر ملی تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ 3 دن کے بعد اسے ہوش آیا۔ وہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی اور نہ ہی کچھ کھا پی رہی تھی، بس خاموشی سے ایک جگہ پر لیٹی رہتی اور دیوار کو دیکھتی رہتی۔ نور اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت زیادہ تڑپ رہی تھی اور دلی دل میں سرمد کو بد دعائیں دے رہی تھی
جس نے اس کی ہستی کھیلتی بہن کو اجاڑ کر رکھ دیا تھا، وہ بہن جس نے کبھی بھی کسی کا برا نہیں سوچا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے اگر ہم اپنی بیٹی کی کسی اور گھر شادی کر دیں تو ہماری بیٹی خوش رہ سکتی ہے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ابھی وہ اس صدمے سے باہر نہیں نکلی اور تم اس کی شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ میں نے ابھی صرف اس بارے میں سوچا ہی ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں جویریہ بھابھی سے بات کرتی ہوں، وہ اپنے ہاشم کے لیے ہماری بیٹی۔ ویسے بھی وہ دونوں بہت اچھے دوست ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہاشم بھی کہیں نہ کہیں ہماری بیٹی کو پسند کرتا ہے، مگر اس کی پسند کی وجہ سے خاموش ہو گیا تھا۔ آمنہ بیگم فی الحال اپنے شوہر کے پاس بیٹھی انہیں مشورے دے رہی تھی۔ بیوی کی بات انہیں بری نہیں لگی تھی۔ اچھا ہوتا اگر دونوں بیٹیاں ایک ہی گھر میں چلی جاتی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے اس بارے میں بات کی تو ان کے بھائی نے بھی حامی بھر لی۔ اس بار آسمان سر پر اٹھانے والا کوئی اور نہیں بلکہ رمیز تھا۔ میں سویرا سے شادی کروں گا، مجھے نور سے شادی نہیں کرنی۔ دونوں خاندان اس وقت آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے جب وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ ہاشم کو لگا تھا کہ اسے زندگی کی نوید مل گئی ہو۔ مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جبکہ معاملہ بہت سیریس تھا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ بابا جان یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ سویرا سے اس کی شادی کروا دیں، نور سے میں نکاح کروں گا۔ شاید یہ تاریخ میں پہلی بار ہونے جا رہا تھا کہ چھوٹا بھائی بڑی بہن سے محبت کرتا تھا اور بڑا بھائی چھوٹی بہن کو پسند کرتا تھا۔ اس بار دونوں خاندانوں نے کسی بھی قسم کے تنازعات کھڑے نہیں کیے اور نہ ہی اس بار انہوں نے اس چیز کو انا کا مسئلہ بنایا تھا۔ بچوں کی خوشیاں دیکھتے ہوئے انہوں نے ان دونوں کے رشتے اس طرح طے کر دیے تھے۔ سویرا ابھی اس رشتے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی، اسے سنبھالنے کے لیے وقت چاہیے تھا۔ اس نے اپنے والدین اور رمیز سے وقت مانگا، انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا کیونکہ رمیز کو تو چاہتا تھا کہ وہ سرمد کے صدمے سے باہر نکل آئے اور اسے یقین تھا کہ بعد میں وہ اپنی محبت سے اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گا۔ دوسری طرف جب نور کی منگنی ہوئی تھی تب سے اس نے واویلا مچایا ہوا تھا کہ آپ نے مجھ پر ظلم کیا اور ایک جلاد کو میرے سر پر بٹھا دیا۔ وہ اپنا ایک چھوٹا سا قرض معاف نہیں کر پا رہا، میری غلطیوں کو کیسے معاف کرے گا؟ وہ اس وقت اپنے بابا جان کے پاس بیٹھک میں بیٹھی ان سے شکوے شکایات کر رہی تھی جب ہاشم کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر وہ فوراً خاموش ہو گئی۔ مشرقی لڑکی تھی، شرم بھی آڑے آ رہی تھی۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کیا میں نور سے تھوڑی دیر کے لیے بات کر سکتا ہوں؟ ہاں بیٹا ضرور۔ اکرام صاحب وہاں سے چلے گئے، اب وہاں صرف نور اور ہاشم ہی موجود تھے۔ تمہیں آخر مجھ سے مسئلہ کیا ہے؟ اس نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ پہلے آپ مجھے گھورنا بند کریں۔ لڑکی میں تمہیں گھورتا نہیں ہوں اور نہ ہی میں تم پر غصہ کرتا ہوں، یہ میری عادت ہے، میں اسی طرح سے بات کرتا ہوں۔ اس نے نور کو رسانیت سے سمجھاتے ہوئے کہا، مجھے میرے گھر والوں نے بہت ہی پیار محبت سے رکھا ہے، مجھے اس طرح کے رویے کی عادت نہیں ہے۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے محترمہ، آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گا۔ اس کا لہجہ یکدم ہی تبدیل ہو گیا تھا، اور کیسے نہ ہوتا، سامنے اس کی پسندیدہ عورت کھڑی تھی جس سے وہ اس وقت محبت میں مبتلا ہوا تھا جب اس نے اس لڑکی کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھے تھے۔ اس کی آنکھیں اس قدر حسین لگ رہی تھیں کہ وہ ان آنکھوں پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ کیا تم رمیز کو پسند کرتی تھی؟ اس نے سوال کیا تو وہ برا سا منہ بناتے ہوئے کہنے لگی، اس انسان کو پسند کرنے سے اچھا تھا کہ میں کسی کنویں میں چھلانگ لگا کر مر جاتی۔ وہ تو شکر کر رہی ہوں کہ اس سے میری منگنی ٹوٹ گئی۔ رمیز کے بھی کچھ یہی خیالات تھے اس کے معاملے میں۔ یہ سن کر ہاشم کھل کر مسکرا دیا۔ اس کے دل میں جو آخری گرہ تھی وہ بھی کھل چکی تھی، یعنی وہ لڑکی صرف اور صرف اسی کی تھی اور اس نے ہاشم کا ہی ہونا تھا، کیونکہ ان کا فیصلہ آسمانوں پر طے ہو چکا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔